एपिसोड 40। रुको, यह विवाह नहीं हो सकता। तुम हमें यूं धोखा नहीं दे सकते। मृगनयनी को अपनी ओर आते देख मिहिरा बोली, ओह गॉड, ये तो हमारी ही तरफ आ रही है। राधिका और मिहिरा ने पकड़े जाने के भय से अपनी आंखें बंद कर ली। राधिका बोली, हे कान्हा जी, यह चुड़ैल तो इधर ही आ रही है। परंतु तभी अचानक मृगनयनी के उनकी ओर बढ़ते कदम रुक गए। वो पीछे की ओर मुड़ी और देखा कि बर्फ की जिस शिला में उस औरत का शरीर कैद था, उसमें अचानक से दरारें आने लगी थी। यह देख मृगनयनी उसकी तरफ दौड़ी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? वो अपनी मायावी शक्तियों से उसे ठीक करने में लग गई, परंतु शिला में पड़ने वाली दरारें बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच राधिका और मिहिरा मौके का फायदा उठाते हुए दबे पांव मृगनयनी की नजरों से खुद को बचाते हुए मायावी गुफा से बाहर की ओर जाने लगी। राधिका जब मायावी गुफा से जल्दबाजी में बाहर निकल रही थी, उसकी कमर पर टंगी वो रहस्यमयी मायावी पोटली वही गिर गई। परंतु वो दोनों इस बात से बेखबर थी। उनके बाहर निकलते ही अचानक से मायावी गुफा का द्वार बंद हो गया और मृगनयनी गुफा के अंदर ही कैद हो गई। और तभी मायावी गुफा की दीवारें कांपने लगी और एक विशाल धमाके ने गुफा को तबाह कर दिया। और फिर क्रोध से वो अपने सैनिकों को आदेश देते हुए वो बोला, ले जाओ इस दुश्मन साम्राज्य के जासूस को और बीच चौराहे में इसका मुंह काला कर इसके शरीर को स्वर्णगढ़ की धरती में गाड़ दिया जाए। सैनिक अपने राजा के आदेशानुसार भेदी को वहां से ले जाने लगे। तभी भेदी झटके से उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, छोड़ो हमें, यह आप ठीक नहीं कर रहे हो महाराज। आपको कोई भ्रम हुआ है। हम आपके राज्य की जासूसी क्यों करेंगे भला? राजा भानु प्रताप सिंह क्रोधित स्वर में बोला, भ्रम तो हमें वर्षों पहले हुआ था, जो तुम्हारे छल को स्वामिभक्ति समझने की भूल की हमने। तुमने हमारे विश्वास को छला और तुम्हारे उस सरदार भीमा ने हमारी मित्रता को आस्तीन का सांप बन हमारे पूरे साम्राज्य को डसने चले थे। राजा भानु प्रताप सिंह की बात सुन भेदी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में बंधी जंजीरों को खींच एक ही झटके में किसी मायावी शक्ति सी मदद से तोड़ दिया और फिर तीव्रता से राजा भानु प्रताप सिंह की गर्दन पर छुरा रखते हुए शैतानी स्वर में बोला, अपने फायदे के लिए भेदी किसी को भी डस सकता है। भीमा तो बस मोहरा था, उस खेल का असली बादशाह था यह भेदी। मुझे गजमणी चाहिए थी। उसे हासिल करने के लिए हमें जिस शिलालेख की आवश्यकता थी, उससे हासिल करने का एक ही रास्ता था, तुम्हारी और सरदार भीमा की दोस्ती में दरार डालना। और हमने किया भी, दो जानी दोस्तों को जानी दुश्मन बना दिया। और इस सब में हमारी सहायता की हमारी आयश्री मृगनयनी ने। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भानु प्रताप सिंह। नियति और समय से बहुत आगे निकल चुका है यह भेदी। अपने सैनिकों से कहो अपने हथियार फेंक दे, वरना तुम्हारे प्राण लेकर स्वर्णगढ़ की प्रजा को अनाथ करने में हमारे हाथ जरा भी नहीं कांपेंगे। सभी सैनिक अपने हथियार फेंक पीछे हट गए। भेदी वहां से बचकर निकल गया। वहीं दूसरी ओर गजकेशरी में सरदार भीमा और मृगनयनी के विवाह का मंडप सज चुका था। गजकेशरी को दुल्हन की तरह पुष्प मालाओं से सजाया गया था, परंतु फिर भी चारों तरफ उदासी और बेपशी फैली थी। सरदार भीमा अपने कक्ष में अपनी और रुद्रप्रिया के विवाह के चित्र को नम आंखों से निहार रहे थे। वो भाव विभोर होते हुए बोले, हमें क्षमा करना प्रिय, आज हम तुम्हें दिए प्रेम के वचन को तोड़ने पर विवश है। सरदार भीमा की आंखों के सामने उनके प्रेम की यादें थी, जिसमें सरदार भीमा और रुद्रप्रिया गजवान की सबसे खूबसूरत जगह पर बैठे थे। वो दोनों एक दूसरे के नैनों में खोए हुए थे। भीमा रुद्रप्रिया के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, प्रिय, काश यह वक्त यही ठहर जाए। तुम इसी प्रकार हमारी नजरों के समक्ष रहो और हम प्रेम पूर्वक तुम्हारे इस मनमोहक सौंदर्य को निहारते रहे।
रुद्रप्रिया थोड़ा शर्माते हुए बोली, धत, विवाह में अभी समय शेष है सरदार जी, विवाह से पूर्व हमारा इस प्रकार मिलना उचित नहीं। आपकी जिद की वजह से हम यहाँ आए हैं, अगर लौटने में ज्यादा विलंब किया तो आयश्री क्रोधित होंगी। और रुद्रप्रिया वहां से उठकर जाने लगी। सरदार उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, और हमारे हृदय का क्या, जिससे आपके वियोग का एक क्षण भी अब बर्दाश्त नहीं। रुद्रप्रिया भीमा की ओर मुड़ते हुए बोली, आपका यह प्रेम देख हमारा हृदय कभी कभी भयभीत हो जाता है। नियति ने यदि हमें तुमसे अलग कर दिया तो। भीमा मुस्कुराते हुए रुद्रप्रिया से बोला, प्रिय, हमारे हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है उसे ना नियति मिटा सकती है और ना ही समय। हम वचन देते हैं, ना नियति का वार ना समय का प्रहार हमारे प्रेम को कभी बाधित कर पाएगा। हमारे हृदय की धड़कन सदैव एक ही नाम पुकारेगी, रुद्रप्रिया। हमारे जीवन में और हमारे हृदय में आपका स्थान कभी कोई दूसरी स्त्री नहीं ले पाएगी। तभी सेनापति मृगभानु की आवाज से सरदार भीमा की स्मृति टूटी। सरदार, विवाह का मुहूर्त निकट आ गया है। विवाह मंडप में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरदार भीमा अपने हृदय की पीड़ा छुपाते हुए बोला, चलिए सेनापति जी, हम तैयार हैं। सरदार भीमा की मनोस्थिति को समझते हुए सेनापति जी मन ही मन बोले, हम आपके हृदय की पीड़ा अनुभव कर सकते हैं सरदार, काश हम आपको यह विवाह करने से रोक पाते। सरदार भीमा सेनापति मृगभानु के साथ विवाह मंडप में पहुंच गए और फिर गजपुरोहित जी के स्थान पर बैठ गए। गजपुरोहित जी ने विवाह के मंत्र पढ़ना शुरू किया। सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। कुलदेवी के समक्ष अग्नि आहुति देते हुए गजपुरोहित जी बोले, विवाह के आगे की विधि को पूर्ण करने के लिए गजवधू को मंडप में लाया जाए। कुछ क्षण बाद दो दासियां गजवधू को लेकर मंडप में पहुंच गई। गजवधू ने केले के पत्तों और पुष्पों से निर्मित विवाह का जोड़ा धारण किया था। गजकेशरी कबीले की पुरानी परंपरा थी कि विवाह से पूर्व गजवधू का चेहरा कोई नहीं देख सकता था। पार्था अनुसार गजवधू का चेहरा भी पुष्प कवच से ढका हुआ था। सरदार भीमा ने कुलदेवी को साक्षी मान एक एक कर विवाह के 7 वचन लिए। उसके पश्चात गजपुरोहित जी ने हाथी दंत से बनी मोतियों की माला सरदार भीमा को दी और बोला, सरदार, अब यह विवाह सूत्र को गजवधू के गले में बांध दीजिए और कुलदेवी के समक्ष इस विवाह को अपने हृदय की स्वीकृति दीजिए। सरदार भीमा ने विवाह सूत्र गजपुरोहित जी से लिया, परंतु विवाह सूत्र को बांधते हुए उनके हाथ इनकार कर रहे थे। अपने हृदय को कठोर कर वो विवाह सूत्र बांधते हुए वो बोले, हे कुलदेवी माँ, हमें क्षमा करना, परंतु इस विवाह को हम कभी अपने हृदय की स्वीकृति नहीं दे पाएंगे। तभी अचानक एक स्त्री की आवाज ने सबको चौंकाया, बंद करो यह विवाह नहीं हो सकता। तुम इस प्रकार हमरे साथ धोखा नहीं कर सकते भीमा। एपिसोड 41। पूरी रात्रि हमें उस खड़ूस सरदार के साथ बितानी होगी। वो स्त्री बहुत अधिक क्रोध में थी। उसे वहां देख हर कोई दंग था। सरदार भीमा अपने स्थान से खड़े होते हुए आश्चर्य से भरे स्वर में बोले, मृगनयनी, यदि तुम यहाँ हो तो तुम्हारे स्थान पर विवाह मंडप में हमारे साथ बैठी यह स्त्री कौन है? वहां मौजूद हर किसी की नजरें गजवधू पर टिक गई। वो सब एक सवाल भरी नजर से उसे देख रहे थे। अगर ये मृगनयनी नहीं तो कौन है ये स्त्री? मृगनयनी क्रोध के आवेश में उसकी ओर बढ़ी और गुस्से से गजवधू के चेहरे से पुष्पकवच का पर्दा हटा दिया। गजवधू का चेहरा अब सबके समक्ष था। उसे देख मृगनयनी को धक्का लगा। जिसके जीवित होने की कल्पना भी सबने छोड़ दी थी, वो भीमा के साथ विवाह मंडप में भीमा की अर्धांगिनी बन उसके साथ खड़ी थी। मृगनयनी विचलित स्वर में खुद से बोली, इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो सकती है हमसे? यह जीवित कैसे बच सकती है? सरदार भीमा के आंखों में भी क्रोध उमड़ पड़ा। वो गुस्से से उस स्त्री का हाथ पकड़ विवाह मंडप से उसे बाहर करते हुए बोले,
हमारे हृदय से छल करके तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अपने धोखे से विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी मैला करना चाहती हो। नहीं मानते हम इस विवाह को और ना ही धोखे से बने इस रिश्ते को। राधिका मन ही मन बहुत दुखी थी। भीमा की बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मन ही मन बोली, आई एम सॉरी सरदार जी, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आपने हमारा जीवन बचाने के लिए अपनी जान की बजी लगा दी थी, तो हम आपका विवाह इस दुष्ट मृगनयनी से कैसे होने देते। मृगनयनी राधिका के समीप आई और बोली, अरे ओ निर्लज्ज स्त्री, सुना नहीं तुमने सरदार भीमा ने क्या कहा। और फिर मृगनयनी सरदार भीमा के समीप जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, गजपुरोहित जी, असली गजवधू मंडप में आ चुकी है, आप विवाह शुरू करवाइए। इस पर गजपुरोहित जी बोले, क्षमा करे, परंतु विवाह तो हो चुका है। कुलदेवी को साक्षी मान सरदार ने उनके गले में विवाह का पवित्र सूत्र बांध उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। मृगनयनी क्रोधित होते हुए बोली, वो विवाह नहीं, इस फरेबी औरत का छल था। सरदार भीमा ने भी इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। यह विवाह अमान्य है, अनुचित है। इस पर गजपुरोहित जी मुस्कुराते हुए बोले, उचित अनुचित तो कुलदेवी के हाथ में है, उनका फैसला नियति है और सत्य भी। वहीं राधिका भीमा के हाथ को मृगनयनी से छुड़ाते हुए बोली, उचित अनुचित की बात कर रही थी ना आप अभी, तो यह कैसे भूल गई कि गजकेशरी कबीले का नियम है, जीवित पत्नी के होते किसी भी पर स्त्री का पुरुष पर गलत दृष्टि रखना अनुचित ही नहीं पाप है। दूर रहिए हमारे पति से। सरदार भीमा क्रोध से अपनी आंखें बड़ी करते हुए राधिका से बोला, बस बंद करिए अपना प्रेम का यह ढोंग। और फिर सरदार भीमा विवाह मंडप को छोड़ वहां से चले गए। अपने मंसूबों बार पानी फिरता देख मृगनयनी का तन बदन क्रोध से सुलग गया। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, यह भेदी कहाँ रह गया, अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। वही राधिका भीमा से मिले तिरस्कार के बाद बहुत दुखी थी। वो कुलदेवी माँ से हाथ जोड़ते हुए बोली, आई डोंट नो कि जो भी मैंने किया वो ठीक है या नहीं, बट आप तो अच्छे से जानती है इसके पीछे हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। हम तो बस सरदार भीमा को उस मृगनयनी से बचना चाहते थे। तभी पीछे से आवाज आई, परंतु तुम्हें अब उस खड़ूस सरदार के गुस्से से कौन बचाएगा। राधिका आवाज की तरफ मुड़ी और बोली, मिहिरा। मिहिरा राधिका के पास आई और बोली, यू डोंट नो यार राधिका, तूने यह सब करके अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। राधिका और मिहिरा दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक दासी आई। वो राधिका के सामने झुकते हुए बोली, गजमाता, आज आपकी और सरदार भीमा की विवाह के पश्चात पहली रात्रि है। आपके शुभ मिलन हेतु कक्ष को पूर्णतः सुगंधित पुष्प मालाओं और हरित बेलों से सजाया गया है। परंपरा अनुसार अब आपको कक्ष की ओर प्रस्थान होगा। दासी की बात सुन राधिका और मिहिरा घबरा गए। राधिका परेशान होते हुए बोली, हे कान्हा जी, पूरी रात्रि हमें उस खड़ूस सरदार के साथ बितानी होगी। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं यार मिहिरा। मिहिरा बोली, मैंने तुझे समझाया था, परंतु तब तो तुझे सेवियर क्वीन बनने के जुनून चढ़ा था। अभी भी वक्त है, चल भाग चलते हैं यहाँ से। इस पर राधिका बोली, डो नॉट बी स्टूपिड मिहिरा, और कब तक ऐसे ही हम भागते रहेंगे यार, जब तक पूरी सच्चाई सरदार भीमा के सामने नहीं रख देती, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मिहिरा राधिका से बोली, यार राधिका, तू ना मेरी समझ से बाहर है। मैं कह रही हूँ तुझसे, तुझे ना उस सरदार से प्यार हो गया है, वरना कोई ऐसे किसी के लिए अपनी लाइफ प्रॉब्लम में नहीं डालता। पर तेरी प्रेम कहानी के चक्कर में मैंने भी शहीद हो जाना है। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी है।
वो तो सरदार भीमा ने शेरा से मेरी जान बचाई, बस उसी का हिसाब चुकता करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मिहिरा राधिका के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, देवी जी, यह बात सुन सुनकर ना मेरे कान पक गए हैं। अब इसे छोड़ और यह बता, तेरे दिमाग में कोई प्लान है? उस खड़ूस सरदार के साथ फुल नाइट कैसे स्पेंड करेगी तू? राधिका थोड़ा परेशान होते हुए बोली, नहीं यार मिहिरा, मेरी तो यह सोच सोच कर जान ही निकली जा रही है। वही दूसरी ओर भेदी स्वर्णगढ़ से लौट कर आ चुका था। मृगनयनी मायावी गुफा के मलबे के पास उसका इंतजार कर रही थी। भेदी ने जब देखा कि मायावी गुफा नष्ट हो चुकी है, उसने चिंतित स्वर में मृगनयनी से पूछा, आईश्री, यह सब कैसे हुआ? मृगनयनी क्रोध से बोली, सब खत्म हो गया। उस शातिर राधिका ने हमारी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। भेदी बोला, इसका मतलब हमारा संदेह सही निकला। राधिका और मिहिरा ने धोलू पंत और संवरी देवी होने का स्वांग रचा हमारे समक्ष। तभी अचानक मृगनयनी के शरीर पर फिर से वो घाव के निशान बनने लगे। मृगनयनी दर्द से कहराने लगी। भेदी मृगनयनी से बोला, आईश्री, यह क्या हो रहा है आपको? मृगनयनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, हमारी मायवी शक्तियां कमजोर होने लगी है। मंदाकिनी के मरने के साथ ही लाल किताब का श्राप हम पर आ गया है। अगर वो पोटली शीघ्र नहीं मिली तो लाल किताब का श्राप हमें जीवित नहीं छोड़ेगा और हमारे साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। तभी भेदी की नजर मायावी गुफा के मलबे के बीच से आ रही रोशनी पर गई। भेदी उस रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, यह क्या है? और फिर वो उसके पास गया। भेदी जैसे ही उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसकी आंखों में शैतानी वुशी की चमक आ गई। मायावी रहस्यमयी पोटली। और फिर भेदी ने उस पोटली को अपने हाथ में उठाया और मृगनयनी के समीप आकर उसने जैसे ही उस पोटली को खोला, उसमें से रहस्यमयी लाल धुआं बाहर निकला और जैसे ही वो लाल धुआं मृगनयनी के शरीर के ऊपर से गुजरा, वो पुनः ठीक हो गई। उसकी सारी मायावी शक्तियां लौट आई थी। यह देख मृगनयनी और भेदी के चेहरे पर शैतानी हंसी लौट आई। मृगनयनी शातिर मुस्कान के साथ बोली, राधिका, तुमने भले ही एक बाजी जीत ली हो, परंतु मेरे फैलाए नफरत के अंधकार में तुम प्रेम की रोशनी कभी नहीं ला पाओगी। क्या राधिका और भीमा के धोखे से बंधे इस रिश्ते में आ पाएगी प्यार की रोशनी, या नफरत का अंधकार बढ़ा देगा दूरियां इनके दरमियान? जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 42। अगर गिराना ही था तो थामा ही क्यों? दासी राधिका को लेकर एक कक्ष में गई। कक्ष को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब के फूलों की महक से पूरा कक्ष महक रहा था। हरित बेलों की लताओं से कक्ष की दीवारें सुशोभित थी। कक्ष में रोशनी के लिए अग्नि की छोटी मसालें जल रही थी। इन मसालों से निकलती धीमी रोशनी के उजाले में राधिका आदिवासी दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कक्ष की खिड़की के बाहर का दृश्य भी उतना ही मनमोहक था। रात्रि के अंधेरे में उड़ते जुगनू उस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। राधिका ने अपने चारों ओर नजरें घुमाई और बोली, और फिर राधिका कक्ष की खिड़की के पास गई। खिड़की से आ रही शीतल हवा जब राधिका के केशों से टकराई तो वो लहराने लगे। राधिका खिड़की के समीप बैठ गई और बाहर की ओर देखते हुए बोली। राधिका सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह सुन राधिका परेशान हो गई। सरदार भीमा क्रोध से दंदनाते हुए कक्ष में दाखिल हुआ। यह देख राधिका थोड़ा घबराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। राधिका को अपने समक्ष देख सरदार भीमा का क्रोध और बढ़ गया। वो राधिका की ओर बढ़ने लगा। यह देख राधिका ने अपने कदम थोड़े पीछे ले लिए और फिर अचानक राधिका पैर एक हरित लता में अटक गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि सरदार भीमा ने उसका हाथ थाम लिया।
राधिका के चेहरे पर झलकती मासूमियत ने सरदार भीमा को एक पल के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो दोनों एक दूसरे के नैनों में खो से गए थे। उन दोनों के दरमियान वर्तमानो ठहर सा गया था। कुछ क्षण के बाद सरदार भीमा की आंखों के सामने राधिका के धोखे और फरेब की झलक पुनः स्मरण हुई। उनकी आंखों में अब प्रेम का स्थान गुस्से ने ले लिया था। उन्होंने राधिका का हाथ छोड़ दिया। राधिका धड़ाम से जमीन पर गिर गई और दर्द से कहराते हुए सरदार भीमा से बोली। सरदार भीमा कटाक्ष भरे स्वर में बोला, वाह, कितना खूबसूरत है सब यहाँ। और फिर सरदार भीमा ने पूरे कक्ष को अपने क्रोध के आवेश में तहस नहस करने लगा। भीमा का क्रोध राधिका के दिल की धड़कने बढ़ा रहा था। कुछ क्षण पहले जिस जगह में प्रेम पसरा था, अब वहां बस नफरत की तबाही थी। वहीं दूसरी ओर मृगनयनी अपनी मायावी शक्तियां वापस हासिल कर चुकी थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध साफ दिख रहा था। आंखों में कहर लिए मृगनयनी अपने पहले शिकार तक पहुंच गई थी। तुम हमें छोड़ दो, जाने दो हमें, क्यों हमारे जीवन के पीछे पड़ी हो? हमें मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मृगनयनी के कहर का शिकार बने वो शख्स जीवन की गुहार लगाते हुए बोले, परंतु मृगनयनी के दिल में जरा भी दया नहीं थी। वो बेरहमी से उन दोनों पर वार करते हुए बोली, जब तक तुम लोग वो रहस्य हमसे साझा नहीं कर देते, मृत्यु भी नसीब नहीं होगी तुम दोनों को। मृगनयनी की पहुंचाई पीड़ा उनका शरीर सह नहीं पा रहा था, परंतु अभी भी उनका जवाब वही था। मृगनयनी उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए शातिर मुस्कान के साथ बोली, तुम दोनों को क्या लगता है, यदि तुम हमें नहीं बताओगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे? हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। वहीं दूसरी तरफ राधिका कक्ष में बिखरे सामान के बीच मायूस खड़ी थी, और फिर उसने कक्ष की खिड़की से बाहर की ओर झांक कर देखा। खिड़की के बाहर मिहिरा खड़ी थी। वो अपने हाथ के राधिका की ओर कुछ इशारे कर रही थी, मनो सांकेतिक भाषा में उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, परंतु राधिका समझ नहीं पा रही थी। वो बोली, काश सरदार जी, आप क्रोध की काली पट्टी अपनी आंखों से खोल हमारे धोखे में छुपे अपने हित को देख पाते। राधिका इन सब में डूबी ही थी कि तभी कक्ष की खिड़की से एक पत्थर राधिका के सर को छूते हुए अंदर आया। फिर राधिका ने मिहिरा के फेंके पत्थर को गौर से देखा। उस पर एक संदेश लिपटा हुआ था। राधिका ने उस संदेश को जैसे ही खोला, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो बहुत घबरा गई थी। दौड़ते हुए वो कक्ष के बाहर की ओर जाने लगी। वो भय में इतनी खो चुकी थी कि चलते हुए उसके पैर में लगी चोट का दर्द भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। वो दौड़ते हुए मिहिरा के पास पहुंची, परंतु मिहिरा को वहां ना पाकर उसका दिल अधिक घबराने लगा। राधिका इधर उधर दौड़ते हुए मिहिरा को आवाज लगाने लगी, हु इज दिस स्टूपिड बदतमीज? राधिका गुस्से से बोली। तभी उसकी नजर एक ब्रासलेट पर पड़ी। वो ब्रासलेट को हाथ में उठाते हुए बोली, यह तो मिहिरा का ब्रासलेट है, अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई मिहिरा? राधिका पागलों की तरह मिहिरा को ढूंढ रही थी। आखिर कौन है मृगनयनी के कहर का पहला शिकार? क्या है वो राज जिससे जानने के लिए मृगनयनी है इतनी बेधरार? क्या लिखा था मिहिरा के संदेश में, जिसे पढ़कर राधिका इतना घबरा गई? आखिर कहाँ गायब हो गई मिहिरा? जानने के लिए पढ़िए आगे के चैप्टर्स। एपिसोड 43, मृगनयनी नहीं तुम्हारी मौत। मृगनयनी मिहिरा को गले से दबोचते हुए बोली, क्या लगा था तुझे मेरी नजर से बचकर दोस्ती निभाने चली थी? मिहिरा दर्द से कहराते हुए बोली, आह, छोड़ो मुझे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम नियति से नहीं जीत सकती मृगनयनी,
तेरा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। मृगनयनी ने मिहिरा को उठाया और उसे मायवी गुफा के समय द्वार के भीतर फेंक दिया और शातिर मुस्कान के साथ बोली, शुभ यात्रा। उन दोनों की व्याकुलता और भयभीत चेहरे को देख राधिका की शक्ल के पीछे छिपी मृगनयनी की अकल खुद को शाबाशी देते हुए बोली, शाबाश मृगनयनी, तेरी अभिनय कला का जवाब नहीं। मेरे मगरमच्छ के आंसुओं ने आखिरकार इन दोनों की ममता जगा ही दी, यही तो मैं चाहती थी। तभी वहां एक आहट हुई जिसने उन दोनों की घबराहट और बढ़ा दी। विद्या देवी घबराई हुई आवाज में बोली। राधिका बनावटी चिंता के साथ बोली, लगता है वो लौट आई। मिस्टर वर्मा ने राधिका को एक नक्शा दिया और कहा, जल्द से जल्द तुझे इस जगह को ढूंढना होगा राधिका। इससे पहले वो यहाँ आ जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। विद्या देवी राधिका को गले लगा उसके माथे को चूमते हुए बोली। मृगनयनी क्रोध से उन दोनों को हवा में अपनी मायावी शक्तियों से लटकते हुए बोली। तभी अचानक राधिका विद्या देवी को धक्का देकर खुद से अलग करते हुए बोली, वक्त सचमुच बहुत कम है परंतु मेरे पास नहीं, तुम दोनों के पास। विद्या देवी राधिका की ओर आश्चर्य से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी राधिका अपनी मां को यूं धक्का दे सकती थी। वो कुछ समझ पाती तभी मृगनयनी अपने असली स्वरूप में आ गई। यह देख उन दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो दोनों कांपते स्वर में एक साथ बोले, मृगनयनी। और फिर मृगनयनी ने उन दोनों पर बर्बरता से वार किया। वो दोनों दर्द से झटपटाने लगे और अगले की पल विद्या देवी और मिस्टर कांत का शरीर बेसुध जमीन पर पड़ा था। उनकी सांसें चल रही थी परंतु वो दोनों अपनी आंखों के सामने अपनी मृत्यु को करीब से देख रहे थे। तभी भेदी वहां आ गया और मृगनयनी के हाथ में वो नक्शा देखते हुए बोला, आखिरकार आपने कर दिखाया आयश्री। आपकी माया के सामने टिक पाने की औकात किसी की नहीं। अब हमारी मंजिल और हमारा स्वप्न हमसे दूर नहीं। मृगनयनी और भेदी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मृगनयनी ने अपनी शैतानी नजर मिस्टर वर्मा और विद्या देवी पर डाली। वो दोनों अपनी अंतिम सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मृगनयनी उन दोनों के करीब जाते हुए बोली, अगर तुमने हमें यह पहले दे दिया होता तो तुम्हारा यह हाल नहीं होता। परंतु कोई बात नहीं, यह मृगनयनी इतनी भी हृदयहीन नहीं। जल्द ही तुम्हारी राधिका को भी मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। नरक, क्योंकि मृगनयनी की नियति के विजय के बाद स्वर्ग तो तुम्हें नसीब होगा नहीं। परंतु विद्या देवी के अंतिम स्वर ने मृगनयनी की आंखों में झलक रही शैतानी चमक को फीका कर दिया। विद्या देवी अटकती सांसों के साथ मृगनयनी की आंखों में आंखें मिलाते हुए बोली, बुराई की ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसकी जीत नहीं सिर्फ विनाश होता है। नियति पर विजय का तेरा स्वप्न ही तेरा विनाश लाएगा। मृगनयनी एक पल को थोड़ा भयभीत हुई परंतु उसके माया के घमंड ने उसके भय पर पुनः विजय पाली। उसकी अंगूठी से निकली रोशनी ने विद्या देवी के कंठ पर प्रहार किया और उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। और फिर शैतानी मुस्कान के साथ भेदी की ओर देखते हुए बोली, और फिर एक गर्जन के साथ बोली। तभी भेदी मुस्कुराते हुए बोला, इन अच्छे लोगों में एक बड़ी बुराई होती है, मरने पर भी हार नहीं मानते। इधर राधिका का दिल मिहिरा के ना मिलने पर व्याकुल था। उसके हृदय की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किसी ने उससे उसकी दुनिया छीन ली हो। राधिका व्याकुल स्वर में खुद से बोली, हे कान्हा जी, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसा मेरा कोई अपना मुझसे छीन गया हो। आई होप सब ठीक हो। अब कौन सी नई साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही है आप? सरदार भीमा ने अपने चारों ओर देखा और फिर राधिका को देखते हुए बोले। राधिका पीछे मुड़ी। सामने सरदार भीमा खड़ा था।
राधिका मन ही मन बड़बड़ाई। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ओह गॉड, यह खड़ूस सरदार यहाँ भी आ गया। एक तो मैं पहले ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से ट्रैकिंग मशीन की तरह हमारा यह मिस्टर खड़ूस सरदार द ग्रेट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय इतनी व्याकुलता से किसे ढूंढ रही है आप? सरदार भीमा ने फिर से राधिका से पूछा। हम इन्हें मिहिरा के बारे में कुछ नहीं बता सकते, वरना मिहिरा और माँ बाबा के लिए मुसीबत हो सकती है। राधिका ने कुछ पल सोचा और फिर वो सरदार की बात का जवाब देते हुए बोली, इवनिंग वॉक। सरदार भीमा ने चौंकते हुए पूछा, इवनिंग वॉक अर्थात? ओह गॉड, इवनिंग वॉक को अब हिंदी में क्या कहते हैं? राधिका बोली, इवनिंग वॉक अर्थात संध्या भ्रमण। थोड़ा सोचने के बाद वो बोली, परंतु सरदार भीमा अपनी जगह से नहीं हिला। यह देख राधिका मुंह बनाते हुए बोली, ओके फाइन, आप नहीं जा रहे तो मत जाओ, खड़े रहो यही भूत बनकर, मैं जा रही हूँ। और फिर राधिका वहां से जाने लगी। सरदार भीमा ने गुस्से से राधिका का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोले। इस पर राधिका बोली, भले ही छल से आप गजकेश्री की गजमाता बन गई है, परंतु ज्ञात रहे तुम्हारे हर कदम पर हमारी दृष्टि है। गजकेश्री के भविष्य के साथ हम आपको कभी छल नहीं करने देंगे। हमें ज्ञात है तुम यहाँ क्यों आई हो। राधिका भीमा की आंखों में देखते हुए बोली, हमने जो भी किया आपके हित के लिए किया। इस छल को हित कहती है आप? भीमा राधिका से बोला। राधिका ने गुस्से से भीमा को खुद से दूर किया और बोली, तुम ना सही कह रहे हो, बहुत गलत किया हमने आपके साथ। नहीं करना चाहिए था हमें ऐसा, उस चुड़ैल मृगनयनी से हो जाने देनी चाहिए था आपका विवाह, तभी आपको अक्कल आती। राधिका की बात सुन सरदार भीमा हंसने लगे। यह देख राधिका बोली, हमने कोई जोक सुनाया है क्या जो आप ऐसे हंस रहे हैं? इस पर सरदार भीमा बोले, हंसे नहीं तो क्या करे। जो स्त्री हम पर वार करके हमारे प्राण लेना चाहती थी वही हमारे हित की बात कर रही है। विचित्र। और फिर थोड़ा क्रोधित स्वर में बोले, मृगनयनी से बचाने के लिए आपको हमारे साथ यह छल करने की जरूरत नहीं थी। सरदार भीमा अपने और गजकेश्री पर आने वाले हर खतरे से निपटने में सक्षम है। राधिका थोड़ा बिगड़ते हुए बोली, एग्जैक्टली। मैं भूल गई थी, तुम तो खड़ूस सरदार द ग्रेट हो, तुम्हें हमारी मदद की क्या जरूरत। बट फिलहाल हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। सरदार भीमा का हृदय राधिका की आंखों में सच्चाई खोज रहा था और राधिका के ऐसा करने के पीछे के कारण को जानने के लिए व्याकुल था, परंतु उन्होंने खुद को कठोर करते हुए राधिका से कहा, हमारे पास भी इतना समय नहीं कि हम आपसे बहस में व्यर्थ करें, परंतु आपको ज्ञात करा दे कि छल से ही सही, परंतु आप गजकेश्री की गजमाता है, आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रात्रि के इस पहर आपको गजवन में इस प्रकार अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ गजमहल लौटना होगा। इस बार क्षमा करते हैं, परंतु ध्यान रहे संध्या पश्चात गजकेश्री के नियमानुसार स्त्रियां बिना किसी कारण के रात्रि अंधेरे में बाहर निकलना वर्जित है। वहीं दूसरी और मृगनयनी नरशे की मदद से एक मायावी जगह पहुंच चुकी थी। उसके सामने एक आग का दरिया था जिसके पार थी गजमणि से प्रकाशित मायावी विजय तलवार।